ओके, तो ये आपका बिजनेस रिपोर्टिंग में हमें एडवांटेज ये होगा कि जो आपने पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पढ़ा है वो बहुत हद तक वैसा ही होगा, कोई 90% सेम नॉलेज होगा। सिर्फ वहाँ ये है कि वहाँ वो इप्सास से या IFRS हैं, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं दोनों के ब्रॉडली सेम है। मैं एग्जैक्टली सेम तो नहीं कह रहा, ब्रॉडली सेम है, तो आप लोगों को उसका जो है वो फायदा होगा। तो इसमें जो सब्जेक्ट है, इसमें चार एरियाज हैं। एक एरिया है आपका ये फाइनेंस IFRS रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, और एक एरिया आपका है सिंगल एंटिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन, जो 30 मार्क्स है। पहले वाला 15 मार्क्स का है। ये वर्कबुक रिस्पेक्टिवली मेंशन्ड हैं कि पहले वाले रेगुलेटरी एरिया में वर्कबुक 1 है। वर्कबुक 1 टोटली जो थी सेल्फ स्टडी थी, लेकिन हम कोई चीज़ सेल्फ स्टडी में नहीं रखते, तो हमने उसको कवर करेंगे। उसमें जैसे कराची और इस्लामाबाद में आज कवर हुई होगी। और ये जो बुक सिंगल एंट्री फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, दे आर बुक 2 से वर्कबुक 2 से 7 तक इसमें हैं। 30% वेटेज इसका है। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑलरेडी आप कर चुके हुए हैं मेरे साथ। 6 स्टेप से फाइनेंशियल अपना स्टेटमेंट में बैलेंस शीट बनाने के 5-6 स्टेप इसी तरह थे इनकम स्टेटमेंट बनाने के। all those will be applicable. We will be repeating them, applying them in a commercial company instead of a public sector company. तो ये 35 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, मे बी पार्ट ए बी दोनों के, दोनों में हो सकता है पार्ट ए भी हो पार्ट बी भी हो। तो इस तरह जो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये 20 मार्क्स का है। ये वर्कबुक 9 है। थोड़ी इंटरप्रिटेशन है, थोड़ी एडिशनल कॉन्सेप्ट होते हैं इसमें, जिस तरह आजकल सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग आई हुई है, ग्रीन अकाउंटिंग है, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग है, उनके थोड़े कॉन्सेप्ट होंगे, लेकिन बेसिकली फोकस जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के ऊपर होगा। इसमें रेशो कैलकुलेशन की कम रिक्वायरमेंट होगी, उसको इंटरप्रेट करने की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी कि आप उससे देखें कि मैसेज क्या मिल रहा है। इंटरप्रिटेशन उसकी जो है मोर रेलेवेंट होगी। तो ये आपका सिलेबस होगा। तो इसमें मैं आगे भी बात करूंगा इस पे। आपको जो पेपर है उसके स्ट्रक्चर में जाके, तो जो शॉर्ट फॉर्म क्वेश्चन है वो इन एरियाज में आपको मिलेंगे। एक IFRS रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और एक एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल। शॉर्ट फॉर्म क्वेश्चन इस एरिया में मिलेंगे, जबकि ये शॉर्ट फॉर्म क्वेश्चन नहीं होंगे, ये फुल फ्लैज क्वेश्चन होंगे जिनको आपने डील करना है। और आपको एग्जामिनेशन टेक्निक जो है वो शुरू से बिल्ड करनी पड़ेगी। तो हम कोशिश करेंगे कि जब भी हम आपके साथ बात करें तो आपको उस मेन क्वेश्चन की तरफ आपकी तवज्जो दिलाएं कि मेन क्वेश्चन में ये फिगर्स कहाँ रिफ्लेक्ट होंगी। ये हम आपको साथ साथ हर चीज़ जो पढ़ाएंगे कोशिश यही करेंगे कि उसमें वी कवर दैट एरिया। तो ये तो हो गया सिलेबस और असेसमेंट की वेटेज। और इसके बाद ये 4 एरिया जो हैं, उसमें जो पहला एरिया जो था आपका ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, उसके बारे में ये 4 एरिया हैं, 1 2 3 जो भी मैंने डिस्कस किए हैं, यही मैंने परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपके साथ डिस्कस किए हैं। तो बेसिकली दे आर 4 एरियाज। तो 4 एरिया जो हैं 1 बाय 1 जो है वो उसका अच्छा, ये 7 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मीन शॉर्ट फॉर्म क्वेश्चन होंगे। ये मल्टीपल चॉइस उस तरह नहीं होंगे, बस एक आधा हो भी सकता है। मल्टीपल उस तरह नहीं होगा जिस तरह आप करते रहे 4 में से एक ऑप्शन पिक करते रहे, ऐसा नहीं होगा। मे बी उसमें आपको कोई स्टेटमेंट दी जाए और कहा जाए कि बताओ इसमें कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट हैं या कौन सी इनकरेक्ट हैं। ऐसी चीज तो आ सकती है, लेकिन ज्यादातर आपको शायद इसमें राइट अप करना पड़ेगा। जिस तरह हमारे शॉर्ट फॉर्म क्वेश्चन वहां पहले होते थे 5-5 मार्क्स वाले, वैसे क्वेश्चन होंगे, राइट। MCQ टाइप नहीं होंगे। अगर होगा तो एक आधा ही होगा। जैसे मैंने कहा कि एक स्टेटमेंट है, उसके बाद 4 ऑप्शन दे दिए और आपको कहा बताओ कौन कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, जो कौन सी अपना इनकरेक्ट है। तो इस तरह आ जाए, जैसे साथ साथ हम बात करते रहेंगे। तो
तो इसके बाद आपके ये दो मैंने कहा है 30 मार्क्स का आपका सिंगल एंटिटी अकाउंट्स और 35 मार्क्स का आपका कंसोलिडेटेड अकाउंट्स के दो क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो दिस वुड बी, तो बेसिकली इन 7 में से मोर लाइकली 3 क्वेश्चन आपकी चैप्टर बुक वर्कबुक 1 से होंगे, वर्कबुक 1 से, और 4 क्वेश्चन आपके जो हैं वर्कबुक 9 से होंगे, जो लास्ट है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मोर लाइकली ये होगा, राइट। तो अब आपको जो बाकी आपको मेन क्वेश्चन हैंडल करने हैं, उनमें मैंने जैसे कहा कि मे बी दे वुड बी 2 पार्ट, एक मेजर पार्ट, एक स्मॉलर एलिमेंट उसका होगा। तो इस तरह ये आपका क्वेश्चन 50 मार्क्स आपने लेने हैं पास करने के लिए उसी तरह। तो जी 100 मार्क्स, 100 मार्क्स, ठीक है, देयर विल बी 100 मार्क्स पेपर, ओके। उसके बाद जो है ये पहला एरिया आपका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का, कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में आपने रोल एक्सप्लेन करना है, अकाउंटिंग इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का क्या रोल है, वो इन स्टैंडर्ड सेटिंग का जो प्रोसेस होता है, जो स्टैंडर्ड सेट होता है उसका प्रोसेस क्या है, उसमें IASB का क्या रोल है, और ये जो IFR होते हैं इनका क्या स्टेटस है, और जो अदर IASB प्रोनाउंसमेंट्स हैं, वो प्रोनाउंसमेंट मोस्टली जो है वो इंटरप्रिटेशन होती हैं, एक स्टैंडर्ड होते हैं और एक इंटरप्रिटेशन होती है। ये बात पहला जो चैप्टर आपका लेक्चर होगा उसमें बात होगी, इस्लामाबाद कराची में आज बात हुई है, लेकिन आप लोगों के लिए आज नहीं होगा, ये कल होगा, क्योंकि मेरा जो कुलीग ने आज क्लास करनी थी इज अनएबल टू अटेंड, तो मैं अपने वाला एरिया करूंगा जो मैंने कल करना था, और वो कल आएंगे तो अपना एरिया करेंगे जिसमें ये एरिया उनके पास है। तो वन थिंग इज यू हैव टू एक्सप्लेन द रोल ऑफ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस क्या है, उसमें उसका रोल क्या है, और IFRS का स्टेटस क्या है, कितने अथॉरिटेटिव हैं, कितने इसको मस्ट है इसको फॉलो करना, और इस तरह अदर प्रोनाउंसमेंट में जैसे कहा कि ये इंटरप्रिटेशन होती हैं, एक स्टैंडर्ड होते हैं, एक इंटरप्रिटेशन होती हैं। तो वो बात करेंगे, इंटरप्रिटेशन आपको पता चलेगा किन एरिया में आती है। और एक ग्लोबल हार्मोनाइजेशन कोशिश की जा रही है कि पूरी दुनिया की अकाउंटिंग एक तरह हो जाए, हार्मोनाइज हो जाए, मैच करीब करीब आ जाए। तो वो उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसके चैलेंजेस क्या हैं, ये एक एरिया ये इसमें है। तो मोस्टली इन्होंने इसको अलग किया है, तो इस पे क्वेश्चन मोर लाइकली होता है कि क्वेश्चन इस पे हार्मोनाइजेशन के पॉइंट ऑफ से आ जाए। देखो दो ऑब्जेक्टिव, राइट, देखिए ऊपर में से क्वेश्चन आना है तो मोस्टली एक हार्मोनाइजेशन के, इसके डिसएडवांटेज क्या है, एडवांटेज क्या है, हार्मोनाइजेशन होती क्या है, किस हद तक दुनिया में हार्मोनाइजेशन हो चुकी हुई है, कुछ थोड़ा आइडिया दें। वो आपके वर्कबुक में मेंशन है किस हद तक हार्मोनाइजेशन कहाँ कहाँ हो चुकी हुई है, राइट, तो उसकी बात आपने इसमें करनी है। दिस इज चैप्टर 1 जो उधर आज कराची इस्लामाबाद में बात हुई होगी इस पर। और दूसरा एरिया है जो है कि इसमें आपके सिंगल एंटिटी के जो अकाउंट्स हैं उसकी बात है। उसमें बहुत से स्टैंडर्ड्स हैं, डिफाइन द मेन रिक्वायरमेंट ऑफ एग्जामिनेबल स्टैंडर्ड, वो उसको लर्न करना है। जस्टिफाई द इंफॉर्मेशन टू बी डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग द एप्लीकेशन ऑफ रेलेवेंट स्टैंडर्ड टू द ट्रांजैक्शन इवेंट। आपने बिग अकाउंट बनाने हैं तो उसके ट्रांजैक्शन इवेंट जो होंगे वो किस तरह IFRS के मुताबिक रिफ्लेक्ट करने हैं मेन क्वेश्चन के अंदर। एंड प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और रेलेवेंट डिस्क्लोजर नोट जो हैं in accordance with the requirement of applicable, examinable, relevant standard। ये जो मैंने 30 मार्क्स कहे हैं इसके 30 मार्क्स हैं, पहले वाले के 15 मार्क्स है। थर्ड एरिया है जिसमें आपने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है, और इसमें भी यू हैव टू इवैल्यूएट द प्रिंसिपल विच आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और फिर यू हैव टू प्रिपेयर दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बिग क्वेश्चन होगा, 35 मार्क्स का होगा, पार्ट एक से ज्यादा हो सकते हैं उसके। So this is the third area. And the fourth area is the interpretation of financial statement. इसमें you have to discuss the scope and limitation of published financial information, meeting the need of the various user, किस तरह वो calculating, applying the ratio,
टू एड्रेस द नीड ऑफ रेलेवेंट यूजर। हो सकता है आपको एक बैंक के एंगल से पूछा जाए कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, एक बैंक ये लोन एक्सटेंड करना है, तो आपने उसको जहन में रखते हुए उसको मैसेज कहना है कि रेशियो से क्या मैसेज निकल रहा है जो आपको प्रोवाइडेड है। ओके, तो यू हैव टू इंटरप्रेट द रेशियो, बेसिकली दिस इज द थिंग। जब हम रेशियो करते हैं तो एक रेशियो बड़ी अहम है, उसको अर्निंग पर शेयर कहते हैं। ठीक है, तो वो उसका एक स्टैंडर्ड भी है ऊपर जो हमने सिंगल एंटिटी में आपको टीच करेंगे, लेकिन ये बहुत कॉमनली यहाँ पे उसकी इंटरप्रिटेशन इस तरह। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो आपका एक एरिया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। कैश फ्लो स्टेटमेंट के कुछ एक्सट्रैक्ट आपको दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि डिस्कस, राइट। तो आपने बताना है कि इस कंपनी ने लोन अभी लिया है, लोन लिया है तो इसकी गियरिंग खराब हो जाएगी, गियरिंग इंक्रीज कर जाएगी, इसको आइंदा के लिए फाइनेंशियल कॉस्ट इसकी बढ़ जाएगी, राइट, आइंदा रिफ्लेक्ट हुआ करेगी। यू हैव टू इंटरप्रेट राइट, राइट। तो वो हम इंशाल्लाह बात करेंगे आप लोगों से कि तुझे एक अच्छा, ये दो चीजें मैंने इसलिए हाईलाइट की हैं कि इन दो एरिया में स्टूडेंट बहुत लो परफॉर्म करते हैं। अर्निंग पर शेयर में बहुत लो परफॉर्म करते हैं, और एक ये कैश फ्लो की स्टेटमेंट का जब एनालिसिस करना होता है, कमेंट्स देने होते हैं, बड़े लो परफॉर्म। ये कॉमनली टेस्टेड क्वेश्चन के अंदर ये आते हैं, छोटे 5 नंबर वाले में कॉमनली टेस्टेड के अंदर ये फॉल करता है, राइट। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू अबाउट दैट। अच्छा, इसके बाद एक और एरिया मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ आज के दिन के लिए, फिर हम अपने मेन पे चले जाएंगे। अच्छा, ये दोबारा शेयर करनी पड़ेगी मुझे या हो गई है शेयर? अच्छा ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये फॉर्मूला शीट आपको देखें, ये रेशो जो आपको पता है, प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, वर्किंग कैपिटल और गियरिंग, इस एंगल से हमने रेशो लर्न की हुई हैं। ये रेशो के फॉर्मूला आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है, ये आपको एग्जाम में मिलेंगे फॉर्मूला, जो भी रेशोज हैं, जैसे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, रिटर्न ऑन एक्विटी है, प्रॉफिट मार्जिन है, एसेट टर्नओवर है, नेट करंट एसेट टर्नओवर है, एवरेज इन्वेंट्री डेज हैं, इस एवरेज इन्वेंट्री रिसीवेबल डेज होंगे, एवरेज इन्वेंट्री पेएबल डेज हैं, करंट रेशो है, क्विक रेशो है। ये सारी रेशो आपने पहले की हुई हैं, राइट। किसी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में या कहीं भी इसी तरह शायद पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में भी की होंगी, लेकिन आई डोंट रिकॉल, लेकिन ये रेशोज हमने पहले की हुई हैं। यू डोंट हैव टू मेमोराइज देम, दे विल बी अवेलेबल देयर। ओके, ये गियरिंग रेशो क्या है, इंटरेस्ट कवर क्या है, प्रेफरेंस डिविडेंड कवर क्या है, ऑर्डिनरी डिविडेंड कवर क्या है, ये सारी रेशोज आपने की हुई हैं। ऑर्डिनरी डिविडेंड पर शेयर जो है, तो ये पता नहीं ऑल फॉर्मूलेज आर नॉट अवेलेबल, नहीं, ये रेशोज के फॉर्मूला की बात हो रही है, किसी और फॉर्मूले तो एप्लीकेबल यहाँ पे नहीं है। ठीक है, बड़ा ये हम ये इंटरप्रिटेशन ऑफ अकाउंट के फॉर्मूलाज की बात कर रहे हैं। डिविडेंड यील्ड, प्राइस अर्निंग रेशो, अर्निंग पर शेयर, तो मैंने अर्निंग पर शेयर रखा है, बड़ी इंपॉर्टेंट रेशो है। और अच्छा, इसके बाद ये फॉर्मेट भी आपको अवेलेबल है वहाँ पे, राइट। जैसे सिंगल कंपनी के फॉर्मेट है, तो ये एक है जिसमें फाइनेंशियल अपना जो इनकम स्टेटमेंट है आपका, उसका ये फॉर्मेट है, कॉस्ट ऑफ सेल, ग्रॉस प्रॉफिट, अदर इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, एडमिन, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अदर ऑपरेटिंग इनकम, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ जाएगा, इस टोटल जो है। अच्छा, एक बात करता हूँ आपसे, उसके बाद इन्वेस्टमेंट इनकम कहीं आपका किसी डिविडेंड इनकम कहीं से आ रही है, इंटरेस्ट इनकम आ रही है, इंटरेस्ट रिसीव्ड, फाइनेंस कॉस्ट जो इंटरेस्ट एक्सपेंस आपका, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, ये का रिजल्टिंग फिगर है टोटल आपका नेट होके, फिर इनकम टैक्स एक्सपेंस है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर फ्रॉम कंटिन्यू ऑपरेशन एंड प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम द डिसकंटिन्यू ऑपरेशन। ये तो आपका नॉर्मल एक्टिविटीज हैं ये। और किस जगह आज कल अगले वीक में टीच करूंगा आपको, IFRS 5 वो डील करता है, अगर आप कोई अपना बिजनेस का कोई कंपोनेंट बंद कर देते हैं तो उसके ऊपर आपको कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है जिस साल आपने उसको बंद किया है, तो दैट वुड बी रिक्वायर्ड। तो एक कंटिन्यू ऑपरेशन तो इसका रिजल्ट है सारा, इसका टोटल है ये यहाँ तक, ये यहाँ तक आएगा, और ये सेपरेट कैलकुलेशन है ये,
करके यहाँ शो करना होता है डिसकंटिन्यू ऑपरेशन को, राइट। दिस प्रॉब्ली यू हैव नॉट स्टडीड अर्लियर, राइट। तो बाकी उसके बाद ये आपका अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है, ये पिछले पेज से आया, प्रॉफिट लॉस कंटिन्यू है, क्योंकि मुझे 2 इसकी स्लाइड बनानी पड़ी हैं, तो वहां से मैं इसको फिगर को पीछे से लाया। फिर अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है, इसकी टाइप्स होती हैं, 5-6 टाइप्स हैं इसकी। बहुत कॉमन जो है गेन ऑन द प्रॉपर्टी रिवैल्यूएशन है, और पेंशन वगैरह के ऊपर एक्चुरियल गेन होता है, लॉस होता है, वो है। और फिर इनसे रिलेटेड जो है टैक्स, इन दोनों से रिलेटेड टैक्स, ये ग्रॉस फिगर्स हैं, और इनसे रिलेटेड टैक्स कितना है यहाँ लेस हो जाता है। फिर ये इनका नेट रिजल्ट आ जाता है कि अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम क्या है। फिर ये प्रॉफिट एंड लॉस, और ये दोनों कॉलम ऐड होके आपको लास्ट फिगर दे देते हैं, जिसको कहते हैं टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, राइट। तो दिस इज द फॉर्मेट यू हैव टू जस्ट, तो जब भी हम करेंगे तो ये फॉर्मेट आपको अवेलेबल होंगे, जब भी क्वेश्चन भी कोई देगा तो ये फॉर्मेट आपको दिया गया होगा, आपने यहाँ फिगर्स प्लेस करनी। जो इंपॉर्टेंट चीज मैं बात कर रहा हूँ ना, वो ये है कि ये टोटल जो है ना, मुझे इसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए इसकी, राइट। मैंने फिगर प्लेस कर दी तो नेचुरली टोटल तो इधर आना ही आना है, मैं अपना टाइम बचा सकता हूँ एग्जाम में इसके लिए, राइट। और इस टोटल की भी मुझे इतनी फिक्र नहीं करनी चाहिए कि मैं टाइम आउट हो रहा है तो मुझे इसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए। सारे टोटल के टोटल हो सकता है हाफ मार्क हो सारे टोटलों का। जैसे जो पिछले पेज पे यहाँ मैं ले रहा था प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मैं इन सब को टोटल नेट करूंगा तो ये फिगर आएगी, राइट। मुझे उसको करने से बजाय मैंने फिगर सही प्लेस कर दी हुए हैं, इसको अपना लास्ट लेग के तौर पे इसको वर्क करूं, ताकि मैं टाइम कमी मेरा अगर कम हो रहा है तो मैं इस क्वेश्चन को छोड़ के दूसरे क्वेश्चन पे चला जाऊं। तो मेजर आपको इसका लॉस नहीं होगा इन फिगर्स का टोटल करने का। कर लेंगे तो बड़ी अच्छी है कि आप, लेकिन टाइम इज मोर इम्पॉर्टेंट। अक्सर लोग आप में से लेस मार्क्स इसलिए ले पाते हैं कि एक आधा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होता, वो चीज रिस्क पे नहीं हमने जाना। हमने टाइम मैनेजमेंट करनी है, टाइम मैनेजमेंट के अंदर ये सब टोटल हम वर्कआउट नहीं कर सके, वी शुड गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी कैन कम बैक टू दिस क्वेश्चन लेटर, राइट। तो आपने कौन सा पेपर सबमिट कर दिया हुआ है, आपके पास है पेपर, अगर टाइम सेव हो जाएगा तो आप आके इसकी कर डाल दीजिएगा। ओके, तो दिस इज योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसी तरह दिस इज अ बैलेंस शीट, कि इसमें सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स आते हैं, राइट। फिर उनके दूसरे ये सारे कंपोनेंट नॉन करंट एसेट्स के हैं, ये सारे के सारे कंपोनेंट नॉन करंट एसेट्स के हैं, राइट। जब कोई कंपोनेंट का ग्रुप होता है तो हम उन फिगर को सब कॉलम में लिखते हैं उनको। तो जब आपने टोटल नॉन करंट एसेट करने हैं तो फिगर इधर आ जाए, राइट। ताकि क्योंकि ये रिक्वायरमेंट है कि आपने ये टोटल देना है, अगर नहीं भी वर्कआउट कर सके तो उसके लिए जगह मौजूद है कि उसने इस कॉलम में आना है, राइट। और जब कुछ फिगर स्ट्रेट है तो वो आ जाएगी। जैसे जब आपके पास करंट एसेट्स हैं तो यहाँ भी ग्रुप ऑफ करंट एसेट्स है, ये नीचे तक जाता है यहाँ से, ये टोटल नॉन करंट है, तो इन सारी फिगर्स ने इनर कॉलम में आना है, राइट। क्योंकि आपने एक एक फिगर नहीं दिखानी बैलेंस शीट के अंदर, बैलेंस शीट को आपने ओवर बर्डन नहीं करना, आपने एक फिगर जहाँ लेके जानी है। अगर टाइम नहीं है तो नहीं टोटल किया तो ना सही, उनको पता है आपने फिगर प्लेस कर दी, हर फिगर के आपने मार्क्स है, राइट। तो ये आपने, उसके बाद आप इस पे शेयर कैपिटल साइड पे चले जाते हैं, जो टोटल इक्विटी बनती है, ये टोटल इक्विटी, ये सारे आपके कंपोनेंट सब कंपोनेंट है जिसको इन कॉलम में रखते हुए टोटल इक्विटी को आप ऊपर पास ले जाएंगे। इट्स नॉन करंट लायबिलिटीज हैं, सारी की सारी आपकी नॉन करंट लायबिलिटी जो हैं उनको आपने लेना है। लॉन्ग टर्म लोन, ये लॉन्ग टर्म प्रोविजन, टोटल नॉन करंट लायबिलिटी, ये सारी इनर कॉलम में आनी है, सिर्फ टोटल जो है टोटल वाले कॉलम में इधर पास जाना है। इस तरह करंट लायबिलिटी आपकी सब नीचे तक करंट लायबिलिटीज हैं, और उन्होंने इनर कॉलम में और आउटर कॉलम पे आपने टोटल लिखना है, राइट। तो इस ये आपकी बैलेंस शीट का कॉलम ये आउटर वाला है बेसिकली कह लें, जिसमें फाइनल फिगर है, लेकिन ये चूंकि डिस्क्लोज करनी है तो इसलिए लिस्ट का पार्ट है, लेकिन दे वुड बी पार्ट, दे विल बी इनर कॉलम। उसके बाद ये आपका स्टेटमेंट चेंजेस इक्विटी है। बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट तो आप कर चुके हुए हैं, बट आई एम नॉट श्योर कि आपने स्टेटमेंट चेंजेस इक्विटी की है, पब्लिक सेक्टर में हुई है, ठीक है। तो बेसिकली ये आपका ओपनिंग बैलेंस आते हैं यहाँ पे,
ये क्लासिफिकेशन हुई है इसकी, जैसे इसमें कैपिटल होता है, शेयर प्रीमियम होती है, रिटेन्ड अर्निंग होती है, रिवैल्यूएशन रिजर्व होते हैं, एक दो और कॉलम भी होते हैं, लेकिन आपके मेन कॉलम यही होंगे, राइट। जैसे वो एक्चुअरियल गेन वगैरह जो था उसका कॉलम भी होता है, ऐसा कॉलम होते हैं पूरी के अंदर, लेकिन जो आपके मेनली हैं ये हैं, तो ये उनका टोटल आ जाता है ओपनिंग। फिर आज मैं आपको आईएएस पढ़ाऊंगा जिसमें चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, फंडामेंटल एरर वगैरह की बात होगी, तो उसकी जो एडजस्टमेंट है वो इस कॉलम में डलती है, और वो सिर्फ इसको इम्पैक्ट करती है ज्यादातर, रिटेन्ड अर्निंग को। दूसरे रिटेन अर्निंग रीस्टेट हो जाती है जी, अब उसका नेट दोबारा टोटल आ गए, रीस्टेट हो गई इस एडजस्टमेंट के बाद, ठीक है। फिर आपने अगर कोई नए शेयर इशू किए हैं तो ज़्यादा शेयर कैपिटल में चले जाएंगे, प्रीमियम लिया उस पर वो भी आ जाएगी। तो मैक्सिमम ये दो कॉलम उससे फिल होते हैं जब नया शेयर इशू होंगे। डिविडेंड पे होता है वो रिटेन्ड अर्निंग से होता है, हमेशा यहाँ से पे होगा डिविडेंड, रिटेन्ड अर्निंग को रिड्यूस करेगा। फिर आपके पिछले पेज पे मैंने टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एंड पे दिखाई थी, वो यहाँ आती है, और मोस्टली वो क्या होती है, रिटेन्ड अर्निंग होती है, और ये वाले कंपोनेंट जो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ये होती हैं, वहां से ये आती है। वो आपने दो ही चीजें देखी थी, एक प्रॉफिट एंड लॉस था और एक अदर कॉम्प्रिहेंसिव का टोटल था। तो ये दोनों चीजें जो है, प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ आता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाला, प्रॉफिट ऑफ फॉर द ईयर ये आएगा, और बाकी जो आपकी अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम्स हैं वो इस कॉलम से रेलेवेंट यहाँ आएगी, कोई और भी आता है। जैसे हमने दो दिखाई हैं आपको, तो दो कॉलम होंगे तो उनके अंदर रिस्पेक्टिवली फिगर आ जाए। ओके, तो ये काफ़ी आपको ये बनानी पड़ेगी, हम बात करेंगे आज से, हमारी ये बातचीत शुरू हो जाएगी इन चीज़ों के ऊपर। ऑल्दो हम स्टैंडर्ड कोई और कर रहे होंगे, लेकिन फुल फिगर में देखेंगे तो विल टॉक अबाउट दैट। ओके, तो इसी तरह जो आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ये भी आपने बनाया हुआ है, आपको पता है इसके तीन पार्ट होते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फिर इनका नेट इफेक्ट होता है, और फिर का ओपनिंग बैलेंस आता है, फिर ये फाइनल फिगर जो बैलेंस शीट से टैली आपकी होती है ये हो जाती है, ठीक है। तो इसमें भी जो इसके कंपोनेंट हैं वो इधर आएंगे, और टोटल फिगर इधर आ जाएगी उसकी, यानी एक कैटेगरी की फिगर आ जाए, तो दैट्स कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो बेसिकली 5 कंपोनेंट होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, 4 की हमने बात कर ली है, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट चेंजेस इन इक्विटी। 5वें तो डिस्क्लोजर होता है, नोट्स होते हैं। आपको नोट्स नहीं बनाने आपको, ठीक है, अनलेस के किसी एक केस में वो कह दे अच्छा ये फिक्स एसेट की है डीलिंग, इसका नोट क्या होगा, हो सकता है, लेकिन इस पूरे लॉन्ग पेपर क्वेश्चन के नोट्स नहीं बनाने, काफी लंबे होते हैं। कभी आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखी हो तो आप देखेंगे 5 पेजेस के बाद जो नेक्स्ट 30 पेजेस होते हैं वो सारे नोट्स ही होते हैं एक्चुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब अगर कोशिश करें किसी को भेज के स्टॉक एक्सचेंज से एक मंगवा लें, क्या उसको कहते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मंगवा लें, वो कोशिश करें अगर एक ही कंपनी की आ जाए, क्योंकि वो कभी हमने रेफर करना होगा तो रेफर करना आसान होगा। कराची वालों की अलहदा हो सकती है, कोई इस्लामाबाद की अलहदा हो सकती है। जब हमने लाहौर से करना तो जूम की और आपकी सेम आपके हाथ में होगी, तो में से लुक टू दैट, राइट। तो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री मिलती है वहाँ से मंगवा लें। और अगर वो ज़्यादा लेने हो सकता है आपके डिपार्टमेंट से लेटर जाएगा कि हमें जो है वो 15 या 20 या 25 हैं, तो दे देते हैं। एक तो हर एक को दे देते हैं, जो भी जाके हाथ खड़ा करता है उसको पकड़ा देते हैं, वो इतनी दी गई होती हैं। और दूसरा है कि अगर वो आपने नहीं करना तो गो टू दी व्हाट यू कॉल वेबसाइट ऑफ द कंपनी, और वहाँ से डाउनलोड करना, भेजने की भी जरूरत नहीं, ना सॉफ्ट कॉपी में भी अवेलेबल है, राइट है नी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है अपना कंसोलिडेटेड का, ये कंसोलिडेटेड का है, सेम है जो कि सिंगल एंटिटी का है। मैकेनिज्म टू डेवलप दिस इज डिफरेंट, 6 स्टेप्स का है, लेकिन ये फाइनेंशियल के कंपोनेंट वही सारे हैं, राइट। नेक्स्ट पार्ट, इसमें एक चीज का फर्क आएगा कि जब ये प्रॉफिट फॉर द ईयर ले लेते हैं ना हम, तो इसको हमें फिर 2 हिस्सों में ब्रेक करना होता है। लेट्स से ये आता है 1000, मुझे बताना है इस 1000 में जो इक्विटी शेयर होल्डर यानी ग्रुप का शेयर है वो कितना है, 950 है, और नॉन कंट्रोलिंग का कितना है, 50।
ये हमें एक दिखाना होता है कि ये जो फॉर द ईयर हुआ है, इसमें कितना हिस्सा जो है वो ग्रुप का है, यानी इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ द ग्रुप, और कितना नॉन कंट्रोलिंग का है, इसका एनालिसिस करना होता है। ओके, तो ये आपने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑलरेडी बनाई हुई है, उसमें इसी तरह जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वो कंपोनेंट है जिसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कहते हैं। आपने वर्ड बैलेंस शीट राइटिंग में यूज नहीं करना है, अपने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन यूज करनी है, लेकिन हम आपको टीचिंग के अंदर इसको इन अल्टरनेटिव बैलेंस शीट भी कहते हैं, कह देंगे, राइट। तो वही ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया हुआ है, इसके लिए आपको सिर्फ इसमें एक एडिशनल चीज आएगी, वो है गुडविल। गुडविल, राइट। तो गुडविल ग्रुप अकाउंट्स में गुडविल वर्कआउट की जाती है, वो आती है, अदरवाइज बाकी सब चीजें जो है वन ऑफ द नॉन करंट एसेट इज गुडविल, ठीक है। तो बाकी सारी चीजें आपकी वही हैं। इसी तरह ये आपका बैलेंस शीट भी का सेकंड पार्ट है, एग्जैक्टली वहाँ एक नई चीज इसमें आती है, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, जो सिंगल एंटिटी में नहीं आता, बट दैट्स द ओनली डिफरेंस, बाकी सेम फॉर्मेट्स हैं। ओके।